नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम समतल में गति इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस हमने NCERT की पाठ्य पुस्तक से, साथ में जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उनमें से हमने इन क्वेश्चंस को तैयार किया है। हम इससे पहले समतल में गति से रिलेटेड सभी टॉपिक के कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोज हमने देख लिए थे और अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थियों, सदिशों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर हमें गलत स्टेटमेंट को यहाँ से छांटना है। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखिए, किसी सदिश का परिमाण एक अदिश होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किसी सदिश का प्रत्येक घटक हमेशा एक अदिश होता है, ये गलत स्टेटमेंट है विद्यार्थियों। क्योंकि जैसे मैं प्रत्येक सदिश को इस तरीके से लिखूं, ये हमारे पास में कोई सदिश है ए वेक्टर, तो इसको हम ए अक्स आई के प्लस ए वाई जे केप लिख सकता हूं। तो ये घटक भी सदिश है, ये वाला जो घटक है ये भी सदिश है। तो प्रत्येक घटक सदिश होता है, जबकि इसमें हमें कह रखा है कि प्रत्येक जो घटक है वो अदिश होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तत्पश्चात इसमें ऑप्शन बी ही सही होने वाला है। हम अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं कि विभिन्न परिमाण रखने वाले दो सदिशों का परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। यदि भिन्न परिमाण है तो उनका कभी भी परिणामी शून्य नहीं हो सकता। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सदिश योग के लिए हम किसका नियम का पालन करते हैं? त्रिभुज सदिश नियम का पालन करते हैं। ये भी सही स्टेटमेंट है। इसमें ऑप्शन बी ही आने वाला है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? देखिए, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें ये पूछा नहीं है, अदिश राशि नहीं है, इसका मतलब सदिश कौन सी ये देखना है। तो देखिए, ताप एक अदिश राशि होती है। घर्षण गुणांक जो कि म्यू से हम पुट करते हैं एक अदिश राशि। आवेश एक अदिश राशि नहीं है पूछा है, तो आवेग नहीं है। आवेग तो क्या है? एक सदिश राशि होती है। आवेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि। तो ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। आगे देखिए, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास में क्या है कि राशियों दाब, शक्ति, ऊर्जा, आवेग, गुरुत्वीय विभव, विद्युत आवेश, ताप, त्वरण पर विचार कीजिए। इनमें केवल हमारे को क्या करना है? केवल सदिश राशियां हैं। इनमें से केवल कौन सी सदिश राशियां हैं? आवेग सदिश राशि है, दाब अदिश राशि है। तो केवल सदिश राशियां हमारे को पूछी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आवेग सदिश है, ये भी सदिश है। ठीक है, इसमें ये सदिश है तो ये अदिश हो गया। इसमें ये सदिश है, ये अदिश हो गया। तत्पश्चात इसमें सदिश केवल और केवल आवेग और त्वरण बचेगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लैटिन भाषा में सदिश शब्द का क्या आशय है? सदिश का देखिए मतलब क्या है? वाहक। इसका मतलब क्या होता है? वाहक। तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सदिश को परिवर्तित नहीं किया जाता है यदि इसे स्वयं के समांतर ही विस्थापित किया जाता है। तो देखिए, यदि किसी सदिश को स्वयं के समांतर यदि विस्थापित कर दें तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए ही इसमें सही होने वाला है। अन्य ऑप्शन भी देख लीजिए। घूर्णन एक स्वैच्छिक कोण से किया जा सकता है, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है।
क्योंकि यदि हम सदिश को किसी कोण पर गुणन कर देंगे, किसी कोण पर घुमा देंगे, तो उसका तो अर्थ ही बदल जाएगा, उसका दिशा बदल जाएगी, क्योंकि उसमें सदिश राशियों के अंदर परिमाण प्लस दिशा दोनों होती है। परिमाण भी होता है, साथ में दिशा भी होती है। यदि आप घुमा देंगे तो वहां पर दिशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी तो सदिश ही बदल जाएगा। अगला ऑप्शन देखेंगे, इसे एकांक सदिश के द्वारा वज्र गुणा किया जा सकता है। गलत है, क्योंकि एकांक सदिश से गुणा करेंगे तो देखिए एकांक सदिश भी एक सदिश राशि है, इसको हम इसी तरीके से ऐसे गुणा नहीं कर सकते। इसे किसी स्वैच्छिक अदिश से द्वारा भी गुणा कर सकते हैं। तो स्वैच्छिक अदिश से यदि आप गुणा करोगे तो भी सदिश का जो परिमाण है वो चेंज हो जाएगा। तत्पश्चात इसमें ऑप्शन ए ही सही होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन जो 6 है, तो वर्षा 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रही है। नीचे की ओर जो बारिश का वेग है वो हमें दे रखा है 35 मीटर प्रति सेकंड। कुछ समय पश्चात हवा 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर चलती है। तो बस स्टॉप पर खड़े हुए किसी बालक को वर्षा से बचाव के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा से कितने कोण पर अपने छाते को पकड़ना चाहिए। पहले एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि जो बारिश आ रही है वो इधर इस तरीके से आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर। ये बारिश का वेग है, तो बारिश के वेग को मैं VR से पुट कर दूं, और जो हवा चल रही है, एयर का जो वेग है V में A से पुट कर दूं, वो है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये दिशा है पूर्व और ये जो दिशा है वो है पश्चिम। अब क्या होगा कि इनके परिणाम स्वरूप जो बारिश है, बारिश का जो परिणामी वेग है वो इस दिशा में होगा। देखिए ये मैं दिशा दिखा रहा हूं, इस डायरेक्शन में बारिश का परिणामी वेग होने वाला है। तो ये आ गया हमारे पास में V। हमारे को ये पूछा है कि छाता किस दिशा में। यदि बालक यहां पर खड़ा है, यहां पर खड़ा है, तो इस बारिश के परिणामी वेग की दिशा में उसको छाता मोड़ना पड़ेगा। तो बारिश जिस डायरेक्शन में आ रही है उसकी इस डायरेक्शन में उसको छाता झुकाना पड़ेगा। तो यहां से इतना कोण यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो इस डायरेक्शन में ये कोण में यदि इसको थीटा कंसीडर कर लूं तो ये थीटा कोण पर इसको झुकाना पड़ेगा। इस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो है VA और ये वाला भुजा है VR। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास में, लंब। तो ये तो हो गया VA बट्टे में आधार VR। क्लियर। थीटा बराबर हमें मिल चुका है टेन इनवर्स। देखो VA का मान, बारिश का जो वेग है, बारिश का जो वेग है VA हमें 12 दे रखा है और VR हमें 35 दे रखा है। तो 12 बट्टे में 35, तो थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स 12 बट्टे में 35। टेन इनवर्स 12 बट्टे में 35 ऑप्शन सी में हमें दे रखा है। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक मोटर बोट उत्तर की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तथा उस क्षेत्र में पानी का बहाव दक्षिण से पूर्व की ओर, पानी का जो बहाव है वो दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हो रहा। मोटर बोट का परिणामी वेग क्या होगा। एक बार तो इसे हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से ये जो डायरेक्शन है वो है दक्षिण दिशा, ये तो है साउथ, और ये हमारे पास में है ईस्ट। और दक्षिण से 60 डिग्री के कोण पर, यहां से 60 डिग्री के कोण पर ये जो एंगल है वो 60 डिग्री पर है। इधर इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है। तो पानी के जो बहने की जो डायरेक्शन है वो दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री पर है। तो मैं यहां पर VR से पुट कर दूं इसको, और देखिए मोटर बोट है वो जा रही है उत्तर की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बोट की वेलोसिटी हमें दे रखी है 25 किलोमीटर
प्रति घंटा और जो जल है उसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री रह जाएगा। तो इनका परिणामी निकालना है हमें, दो सदिश दे रखे हैं, दोनों सदिशों को परिणामी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए परिणामी ज्ञात करने का हमारे पास में जो फॉर्मूला है v बराबर हो जाएगा अंडर में, देखिए vb का स्क्वायर प्लस vr का स्क्वायर प्लस 2vb vr cos थीटा, सबकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं। vb का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर हो गया प्लस vr का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू cos 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ से cos 120 का जो मान होता है वो माइनस में 1/2 125 प्लस 100, तो यहाँ से 2 गुणा में 250 गुणा में माइनस का 1/2, तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास में अंडर में, ये सब कुछ अंडर में चल रहा है, 725 माइनस 250, 725 माइनस 250, तो ये हमें मिल चुका है 475 का रूट 476 होता तो 22 आ जाता, तो ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा एक समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा गुणा शून्य सदिश का नहीं है। ये देखिए यहाँ पर हमें ए वेक्टर के अंदर यदि हम जीरो वेक्टर जोड़ेंगे तो ए वेक्टर ही प्राप्त होगा, और यदि किसी अदिश राशि लेमड़ा को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो वेक्टर ही प्राप्त होने वाला है। अब देखिए जीरो को किसी सदिश से गुणा कर दें तो हमें जीरो ही मिलने वाला है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ऑप्शन सी इसमें आएगा। ऑप्शन डी भी हमें शून्य सदिश का नहीं है, तो शून्य सदिश का नहीं है मतलब कौन सी प्रॉपर्टी इसमें गलत है, वो तो ऑप्शन सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। लेकिन गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर व डी वेक्टर प्रत्येक शून्य सदिश होना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है, यही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इनका जीरो होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि ये दोनों जीरो हो गए और ये जीरो हो गए, ये जीरो होना कोई आवश्यक नहीं है। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट, तो इसमें ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चलिए हम अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या होंगे कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हमने इन दो सदिशों को ले लिया, ए वेक्टर और सी वेक्टर, इन दो को ले लिया, फिर बी वेक्टर और डी वेक्टर के परिमाणों के बराबर, देखो इन दोनों का परिमाण और इन दोनों का परिमाण तो बराबर होगा, फिर ए वेक्टर का परिमाण कभी भी बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर के परिमाणों से अधिक नहीं हो सकता, बराबर हो सकता, अधिक नहीं हो सकता। इसी तरीके से बी वेक्टर और सी वेक्टर को डी वेक्टर के तल में ही होना चाहिए यदि ए वेक्टर सरेखीय है। देखो यहाँ पर डी वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को एक ही तल में होना चाहिए, जब ए और डी सरेखीय, ए और डी एक ही तल में है तो बी और सी का जो परिणामी है वो भी डी के तल में ही होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आई केप माइनस जे केप की दिशा के साथ 2i केप प्लस 3j केप सदिश का घटक है। देखिए यहां पर मैं इसको a वेक्टर कंसीडर कर लूं, इसको b वेक्टर कंसीडर कर लूं, ये जैसे हमारे पास में है a वेक्टर और ये हमारे पास में है b वेक्टर, ये मैंने मान लिए दो सदिश हैं कि
तो ये पूछा है बी वेक्टर सदिश का घटक है इस दिशा में, तो इस दिशा में यदि एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा बी कोस थीटा। तो हमें ये बी कोस थीटा निकालना है। विद्यार्थी हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कोस थीटा, और यहां से बी कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ए वेक्टर हमने आई केप माइनस जे केप को लिखा है, बी वेक्टर 2i केप प्लस 3j केप को लिखा है, और ए का परिमाण, ए का यहां से आप परिमाण निकालेंगे, ए वेक्टर का परिमाण क्या आ जाएगा, आई केप के गुणांक का वर्ग प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग का रूट कर दीजिए। तो 1 + 1 का रूट करोगे तो कितना आएगा, √2। तो यहाँ पर √2 से इसको डिवाइड कर देंगे। आई केप को आई केप के साथ में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, फिर जे केप का जे केप के साथ में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, बट्टे में √2, तो माइनस का 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सदिश ए वेक्टर के अक्ष घटक का परिमाण 3 है, सदिश ए वेक्टर का परिमाण 5 है, सदिश ए वेक्टर के y घटक का परिमाण क्या होगा। हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें इस तरीके से है, ए वेक्टर बराबर ax i केप प्लस ay j केप। अब यहां पर एक एक करके समझेंगे कि इस ए वेक्टर का जो परिमाण है, मतलब ए, वो हमें दे रखा है 5। इसके अलावा अक्ष घटक का जो परिमाण है ax, इसका मान हमें दे रखा है 3। हमें क्या चाहिए, ay चाहिए कि ay कितना होगा। तो देखिए विद्यार्थी मैं बता दूं, यहां से a² बराबर होता है ax² प्लस ay², सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ay²। देन यहां से कैलकुलेट करोगे तो 25 - 9 बराबर ay², ay² इक्वल टू आ गया 16, ay बराबर आ गया 4 इकाई। तो ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोण थीटा पर झुके हुए दो सदिशों का परिणामी आर वेक्टर है जो एक के साथ में अल्फा कोण बनाता है। यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर की दिशाएं अंतर परिवर्तित कर दी जाती है तो परिणामी की क्या होगी। देखिए एक बार समझेंगे कि हमारे पास में दो सदिश हैं, ये ए वेक्टर हैं और ये क्या है, बी वेक्टर, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। इनका जो परिणामी है उसको मैं कह दूं यहां पर आर से, और ये एक के साथ में अल्फा कोण बनाए हुए हैं। एक ही साथ में कितना कोण बना रखा है, अल्फा कोण बना रखा है। अब यहां पर क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा चेंजेज यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कीजिए। तो थोड़ा सा जब हम इसमें परिवर्तन करते हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें कि इनकी दिशा इंटरचेंज कर दीजिए। इनकी दिशा जब यहां पर तो ए आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा बी, तो इनका जो परिणामी है वो इस तरीके से होगा। अब ये वाला एंगल थीटा होगा, इसका सॉरी ये पूरा एंगल तो थीटा होगा, ये वाला जो एंगल है वो अल्फा होगा परिणामी का। ठीक है, ऑप्शन यहां पर एक एक करके गौर करके देख लेते हैं हम कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशाएं हम इंटरचेंज कर देते तो परिणामी निम्न सेम होगा, परिणामी का परिमाण फिर भी सेम होगा, दिशा सेम नहीं होगी तो ऑप्शन ये गलत है। परिमाण सेम होगा, दिशा सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि n के सदिश ए वेक्टर की दिशा में एक एकांक सदिश है तो देखिए एकांक सदिश की जो डेफिनेशन है वहीं से निकल कर आ जाएगा। एकांक सदिश क्या कहता है, सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। तो ऑप्शन यहां पर गौर करके देख लीजिए कि ऑप्शन ए ही इसमें सही हो जाएगा।
ए ऑप्शन इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई के प्लस जे के प्लस के के की दिशा कोज्याएं हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि हम क्या पुट कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास में कोई सदिश है ए वेक्टर जो कि आई के प्लस जे के प्लस के केप हमें दे रखा है। तो यहाँ पर इस ए वेक्टर को हम ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के केप से लिखते हैं। यदि इन दोनों को हम कंपेयर करें तो एक्स का मान 1, ए वाई का मान भी 1 और ए जेड का मान भी कितना है, 1 है। हमें यहाँ पर पूछी है दिक् कोज्याएं। तो देखो दिक् कोज्याएं क्या होती है, कोस अल्फा बराबर होता है ए एक्स बट्टे में ए। इसी तरीके से कोस बीटा बराबर होता है ए वाई अपॉन में ए, और कोस गामा बराबर होता है ए जेड बट्टे में ए। तो हमें पहले तो ए निकालना पड़ेगा। तो यहां से ए निकालेंगे तब आई केप के गुणांक का वर्ग प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग प्लस के केप के गुणांक का वर्ग का अंडरूट कर दीजिए। तो अंडरूट में ये आ गया 3। क्लियर? चलिए एक एक करके निकाल लेते हैं। एक्स का मान 1, ए का मान √3, तो ये भी 1 बट्टे में √3, ये भी 1 बट्टे में √3। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, ए वेक्टर बराबर 2i के प्लस 3j प्लस के और बी वेक्टर बराबर i के प्लस 2j माइनस 4k के परिणामी सदिश की दिशा में एकांक सदिश है। देखिए एकांक, इनका परिणामी सदिश निकाल लेते हैं पहले तो। r इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देन यहां से इन दोनों का जोड़ कर दीजिए। तो माइनस का आई केप प्लस का 5 जे केप और माइनस का 3 के केप हो गया। अब देखिए एकांक सदिश के लिए हमें इसका परिमाण की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -3 का भी स्क्वायर का रूट कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास में 1 + 25 + 9, तो ये आ गया अंडररूट में 35। हमें चाहिए एकांक सदिश, तो सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। सदिश हमारे पास में है माइनस का आई केप प्लस 5 जे केप माइनस 3 के केप अपॉन √35। तो ऑप्शन यहां पर गौर करके देख लीजिए, ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रश्न संख्या 15 में ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा में लंबवत एकांक सदिश क्या होगा। अब की बार हमें इनकी लंबवत दिशा में एकांक सदिश पूछा है। तो विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि लंबवत दिशा में जो सदिश प्राप्त होता है, यदि मैं इन दोनों सदिशों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो सदिश प्राप्त होगा यह ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के लंबवत है। ओके, दोनों के लंबवत है। तो ये है नया सदिश जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लंबवत है। इसकी दिशा में हमें एकांक सदिश चाहिए, तो एन केप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, क्योंकि सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण चाहिए। तो अपन को क्या चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या मिल जाएगा, ये आई केप जे केप के केप आई ए वेक्टर के जो गुणांक हैं वो देख लीजिए, -2 3 1
-2 3 1। बी वेक्टर के गुणांक देख लीजिए, 1 2 -4, 1 2 माइनस के 4। यहां से आई कैप का जो गुणांक है वो कितना निकल कर आ रहा है, 3 और -4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12, फिर माइनस का साइन, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर माइनस का जे कैप, तो -2 और 4 ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे तो 8, 1 और 1 गुणा होगा तो -2 प्लस में के कैप, तो यहां से इन दोनों का गुणा करेंगे तो -4, फिर माइनस, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, -14 आई कैप, यहां से माइनस प्लस का 6 आएगा तो -6 जे कैप, -7 के कैप, ये हमें मिल चुका है। क्लियर, -14 आई कैप, देखिए एक बार जे कैप वाला मल्टीप्लाई -1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, एक बार देखें इसको गौर करके। तो यहां से -1 आएगा, मैं चलो इसको एकदम फिर से क्लियर कर देता हूं कि जे कैप वाला जब गुणा होगा तो ये इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 1 और 1 का गुणा हो जाएगा, -1 होगा। देन यहां से 7 जे कैप हमें मिलने वाला, ये हमें इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल चुका है। तो यहां से ये तो हो गया -14 आई कैप, -7 जे कैप, फिर आगे -7 के कैप। अब हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिणामी चाहिए। तो देखिए यहां से इन सब में से 7 तो कॉमन आ रहे हैं, 7 तो बाहर निकल जाएगा। यहां से 2 का स्क्वायर, अंडर में 2 का स्क्वायर प्लस मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहां से 7 तो कट जाएगा तो -2 आई कैप, चलिए माइनस का साइन रहने देता हूं मैं, आई कैप, -जे कैप, के कैप, और ये अंडर में हमें मिल चुका है 4 6 हो गया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी कोण पर झुके हुए दो सदिशों ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का परिणामी आर वेक्टर है, जो ए वेक्टर के साथ में अल्फा कोण और बी वेक्टर के साथ में बीटा कोण बनाता है। माना ए वेक्टर और बी वेक्टर एवं आर वेक्टर के परिमाण को क्रमशः से ए, बी और आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। देखिए हमें इस सिचुएशन को समझना है कि इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है, ये हमें देखना है। देखिए डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास में है ए वेक्टर, ये हमारे पास में क्या है, ए वेक्टर है, और ये हमारे पास में है बी वेक्टर, और दोनों सदिशों के बीच का कोण, क्योंकि इनका जो परिणामी सदिश है वो इस तरीके से है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, दोनों के बीच का एंगल है वो है अल्फा प्लस बीटा। ये वाली जो भुजा है वो बी वेक्टर के इक्वल है, ये वाली जो भुजा है वो ए वेक्टर के इक्वल है, ये परिणामी आर है। यदि मैं इससे यहां पर लंब डाल दूं, यहां से ऐसे लंब डालकर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इनको मैं नाम देता हूं ओ, और इस बिंदु को नाम देता हूं मैं पी, इसको क्यू, इसको मैं देता हूं एस, कि आर तो पहले से आ चुका है, इसको देता हूं मैं टी। तो देखिए यहां से आप हमें अल्फा और बीटा इसको साइन के टर्म्स में लिखना है। तो साइन अल्फा, क्योंकि सारे के सारे जो ऑप्शन है उसमें साइन अल्फा साइन बीटा यही दे रखा है,
साइन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, लंब, तो एस क्यू बटे में कर्ण, कर्ण आर है। इसी तरीके से हम देखेंगे ये वाला जो एंगल है वो इसके अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में ये अल्फा प्लस बीटा एंगल है, तो यहां से साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, लंब तो हो गया एस क्यू, कर्ण कितना हो गया पी एस के बराबर, जो कि बी के इक्वल है। तो यहां से आप एस क्यू दोनों में ही एस क्यू बराबर एक तो आ गया आर साइन अल्फा बराबर आ गया बी साइन, चलिए एक बार इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, जगह इतनी नहीं है। चलिए देखिए आर साइन अल्फा बराबर आ गया बी साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर अपोन में साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपोन में साइन अल्फा। ऐसा रिलेशन हमें दे रखा है क्या, आर साइन अल्फा, ये तो एक सही रिलेशन हमने जो निकाला है, ये वाला जो रिलेशन है वो सेम टू सेम ही मिल गया, ठीक है। लेकिन यहां से ये वाला जो रिलेशन है कि आर बट्टे में साइन अल्फा ये मिल गया, बी अपोन में साइन अल्फा, बी अपोन में साइन अल्फा होना चाहिए था, ये गलत है, हमें गलत संबंधी छांटना है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्लियर। देखो यहां पर साइन बीटा की वैल्यू भी आप निकालते तो एक रिलेशन ये आ जाता और ये आ जाता, ठीक है। बीटा की वैल्यू यहां से इस ट्रायंगल से हम फाइंड आउट करते या इसके ऊपर ऐसे लंब डालकर फिर फाइंड आउट कर लेते, पर हमें पहले ही मिल चुका, ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 30 मीटर पूर्व की ओर और फिर 30√2 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है, तो उसका मूल स्थिति से विस्थापन क्या है। एक बार इसकी जो गति इसको समझ लेंगे हम। ये हमारे पास में है दक्षिण दिशा, ये उत्तर, ये पूर्व और ये है पश्चिम। सबसे पहले ये जो व्यक्ति है वो 30 मीटर उत्तर जाता है, ये थोड़ा सा उत्तर की दिशा में ले जाना है अपन को। ये 30 मीटर जा रहा है, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 मीटर। फिर ये जा रहा है पूर्व की ओर, फिर से 30 मीटर, ये डिस्टेंस भी कितनी है 30 मीटर। फिर दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम, तो इसमें ये जाता है 30√2 मीटर, ये हो जाएगा यहां से 30√2, 30√2, ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 45, ठीक है। तो इसका विस्थापन ये वापस वहीं लौट कर आ जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल का जो विकिरण है वो 30√2 के बराबर ही होगा, क्योंकि 30-30 इसकी भुजाएं हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है विद्यार्थियों, ठीक है। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि अलग अलग दिशाओं में, दक्षिण दिशाओं में विस्थापन कितना हो जाएगा, पश्चिम दिशा में विस्थापन कितना हो जाएगा, और प्रभावी विस्थापन हम देख लेंगे दक्षिण, उत्तर और दक्षिण दिशा में, और उसी तरीके से ही पश्चिम और पूर्व, इसको घटकों में विभाजित करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं घटकों में विभाजित करके भी आपको थोड़ा सा समझाता हूं। यहां से ये वाली जो घटक है ये तो पहले से ही हमें दे रखे हैं, इसको मैं घटकों में तोड़ लेता हूं। तो इसका एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो घटक हो जाएगा, पश्चिम दिशा के अंदर तो हो जाएगा 30√2 cos 45, ठीक है। और दक्षिण डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा 30√2 cos 45, ठीक है। तो यहां से हम देखें कि भाई ईस्ट और वेस्ट, इस डायरेक्शन में टोटल क्या हो जाएगा विस्थापन, देखो 30 मीटर तो है नॉर्थ की दिशा में, सॉरी पूर्व दिशा में, और माइनस में 30√2 cos 45। देखो मैं ईस्ट और वेस्ट की दिशा में टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर बता रहा हूं, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा
तो देखिए 30 और cos 45 का मान 1/√2, तो ये तो यहाँ से कट जाएगा, 1/√2 कट जाएगा, तो 0 विस्थापन आएगा। कितना आएगा? 0। ठीक उसी प्रकार से ही हम यहाँ पर अब देखेंगे कि भाई उत्तर और दक्षिण दिशा का जो परिणामी है वो कितना होगा। तो उत्तर और दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में तो पहले नॉर्थ और साउथ का जो टोटल विस्थापन है वो कितना होगा? उत्तर दिशा में 30, अब दक्षिण दिशा में है 30√2 cos 45, तो माइनस में ले लूं, 30√2 cos 45 का मान 1/√2, तो ये विस्थापन भी शून्य आ जाएगा। तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा? देखो दक्षिण और उत्तर दिशा में शून्य, पूर्व पश्चिम में शून्य, तो कुल विस्थापन कितना आ गया? इसका शून्य आ गया। ए ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार किसी घन की 3 भुजाओं के कोनों पर 6 न्यूटन, 6 न्यूटन और 72 न्यूटन परिमाण के बल क्रियाशील है, तो इन बलों का परिणामी बल होगा। एक बार देख लीजिए कि हमें 3 यहाँ पर बल दे रखे हैं, एक बल यहाँ पर ये 6 न्यूटन का, ये 6 न्यूटन का और ये 72 न्यूटन का। तो पहले मैं इन 6 और 6 न्यूटन का परिणामी निकाल लेता हूं। तो 6 और 6 न्यूटन का परिणामी हमारे पास में ओ बी डायरेक्शन में आएगा और दोनों के बीच का एंगल 90। तो देखिए 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 गुणा 6 इंटू 6 कोस 90, कोस 90 का मान हो जाएगा 0। तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट आ गया, तो 6√2 आ गया। अब इस सदिश और इस सदिश 72 न्यूटन और 6√2 न्यूटन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जो 6√2 है वो है, ये जैसे अक्ष कह दूं, ये जेड कह दूं, तो अक्ष जेड तल में है और ये परपेंडिकुलर होंगे, तो इनका जो परिणामी होगा वो यहां से देखिए 6√2 का स्क्वायर, 6√2 का स्क्वायर प्लस √72 का स्क्वायर, ये इसका परिणामी आएगा। ठीक है, तो 6√2 तो 36, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 2 तो 72 और प्लस में √72 का करेंगे तो 72, ये आ गया हमारे पास में √ में 144 और ये आ गया 12 न्यूटन। तो परिणामी बल 12 न्यूटन आएगा, ऑप्शन ए और डी में से होगा। ठीक है, अब इसकी यदि आप दिशा ज्ञात करें तो देखो OB पर 12 न्यूटन, यहां से OB की दिशा में तो हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों का परिणामी है, इन दोनों का परिणामी है, तो ये यहाँ पर दोनों ही जो सदिश हैं वो दोनों सेम है, क्योंकि 6√2 और √72 दोनों एक ही वैल्यू होती है, तो ये OE डायरेक्शन में होगा, इस तल में होगा, OE डायरेक्शन में होगा, कोण OE पर 72 न्यूटन का बल काम करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सदिश ए वेक्टर क्रमशः एक्स वाई जेड अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा? ये हमने कॉन्सेप्ट में भी पहले ही समझा दिया था कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा है जो कि 1 होता है। तो यहां से हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक एक्स वाई जेड को क्रमशः 0, 4, -2 और -2, 8, -4 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ए से बी की ओर विस्थापन क्या होगा? तो देखिए यहां से आप देखेंगे ये x1, ये y1 और ये z1, तो ये हो जाएगा x2, y2 और z2। हमें विस्थापन चाहिए, तो R2 वेक्टर माइनस
R1 वेक्टर से पुट कर देंगे। R2 वेक्टर क्या है, -2 i प्लस 8 j -4 फिर माइनस में R1 वेक्टर, तो 0 i प्लस 4 j -2 देन यहां से फाइनली क्या निकल कर आएगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो -2 i, 8 में से 4 घटाएंगे तो +4 j, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो -2 बचेगा। ऑप्शन देखेंगे गौर करके, माइनस का ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर से पूर्व की ओर 30 डिग्री की दिशा में 10 न्यूटन के बल के कौन सा चित्र प्रदर्शित करता है। तो देखिए उत्तर से पूर्व की ओर, ये हमारे पास में उत्तर दिशा है, उत्तर, और ये है पूर्व, और यहां से 30 डिग्री कोण पर, यहां से 30 डिग्री कोण पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, सेम टू सेम ऑप्शन हमें कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि पूर्व की ओर सदिश ए वेक्टर का परिमाण 5 इकाई है तो -5 ए वेक्टर दिशा वाले सदिश का परिमाण क्या होगा। देखिए आपने क्या किया है, हमारे पास में सदिश तो कौन सा है, इसको समझेंगे हम अच्छे से। सदिश हमारे पास में है ए वेक्टर, और इसका पूर्व दिशा में जो घटक है, पूर्व की ओर सदिश ए वेक्टर का जो परिमाण है पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में यदि मैं इसको इस तरीके से कंसीडर कर लूं, ये हमारे पास में है ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर, ये है पूर्व दिशा, ये है उत्तर दिशा, इसका पूर्व दिशा में जो घटक है वो ax, तो एक तरीके से ax का जो मान है वो है 5। ठीक है, अब ये कह रहा है तो सदिश -5 ए वेक्टर, सदिश -5 ए वेक्टर किधर होगा, माइनस का मतलब इस डायरेक्शन में होगा, 5 का मतलब ये इसका परिमाण है वो ज्यादा होगा, तो ये एंगल यदि थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में इसका जो घटक होगा वो -5 ए कोस थीटा होगा। तो देखिए ये जो ए कोस थीटा है वो तो 5 था, तो यहां से 5 ए कोस थीटा, तो -5, और ए कोस थीटा का मान था 5, तो -25 ये तो होगा, -25 कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में होगा, तो -25 इकाई पश्चिम दिशा में, या हम कह सकते हैं 25 इकाई, माइनस का मतलब है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो -25 इकाई पश्चिम दिशा में, या हम कह सकते हैं 25 इकाई पूर्व दिशा में, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें ऑप्शन डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण बराबर है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा। दोनों के बीच का एंगल हम थीटा कंसीडर कर लें, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना कंसीडर कर लें, थीटा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देख लेते हैं पहले, तो परिमाण ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा का रूट। इसी तरीके से a माइनस b का परिमाण कितना हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 2ab कोस थीटा का रूट।
देन इन दोनों को बराबर पुट कर दीजिए। बराबर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा बराबर बराबर हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। यहां से 4ab कोस थीटा बराबर आ जाएगा 0 और कोस थीटा बराबर आ जाएगा 0 और थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एक नदी पूर्व की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बह रही है। एक तैराक शांत जल में 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तैर सकता है। यदि तैराक उत्तर दिशा में तैरना आरंभ करता है तो तैराक का परिणामी वेग क्या होगा। देखिए हमें इसमें डायरेक्शन नहीं पूछी है, नदी जा रही है 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये वी आर का वेग है। तैराक, इसको मैं वी एम कह दूं, जो कि उत्तर दिशा में 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो इन दोनों का जो परिणामी है वो इधर होगा। क्या हो जाएगा परिणामी, तैराक का जो परिणामी वेग है वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट। देन कितना आ जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन 20 में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के मध्य का कोण थीटा है। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एवं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एवं ए के वेक्टर के साथ अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं। ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा त्रुटि, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ये दोनों जो है अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं, तो टेन अल्फा और टेन बीटा कितना होगा। चलिए देखिए हम क्या जानते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनका परिणामी होगा। इसको आप आर लिख दें, आर। और परिणामी का यदि परिणामी है तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है, बी कोस थीटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास में इस आर की दिशा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन। इसी तरीके से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको मैं आर डेस कह दूं, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो है ए के साथ में, ए के साथ में। बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन में ए के साथ में इन्होंने कितना कोण बना रखा है, अल्फा और बीटा। ये मैंने कहा था ना ये गलत है, ये ए के साथ में सही है बिल्कुल। टेन बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कोस थीटा, ये आ जाएगा। ओके, हमें क्या चाहिए, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, दोनों का जोड़ कर दीजिए, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, फिर प्लस में बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कोस थीटा। यहां से लघुत्तम आ गया हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ये यहां से गुणा होगा तो ए बी साइन थीटा, एक एक को गुणा करके लिख रहा हूं मैं, फिर माइनस में बी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, फिर माइनस प्लस में ए बी साइन थीटा, फिर प्लस में बी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। ये कट गया पूरा का पूरा, ये कट गया। हमें क्या मिल गया है, ए बी साइन थीटा 2 टाइम्स मिल गया है, बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन यहां पर गौर करके देखेंगे तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है,
27वां क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर दो सदिशों का परिणामी p है। यदि b वेक्टर को व्युत्क्रम कर दिया जाए तो परिणामी का परिमाण क्यों हो जाता है? तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा? एक बार इस क्वेश्चन को यहां पर अच्छे से समझ लेंगे। क्या है, देखिए हमारे पास में दो सदिशों का परिणामी p, तो p वेक्टर तो कितना आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कंसीडर कर लूं तो cos थीटा आ जाएगा। ओके, अब यदि b को हम व्युत्क्रम कर दिया जाए, मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए, b के स्थान पर माइनस b लिया जाए, तब इनका परिणामी है q। तो ए स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, b को हम अपोजिट डायरेक्शन में ले लें, देन हमें क्या मिल जाएगा, माइनस में, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा करेंगे तो 2ab 180 माइनस थीटा को माइनस कोस थीटा हम पुट कर देंगे, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों का स्क्वायर पूछा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ये कट जाएगा। देन यहां से क्या आ गया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। तो ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी राशियां निर्देशांक अक्षों के अभिविन्यास के विकल्प पर निर्भर होती है? कि कौन सी राशियां निर्देशांक अक्षों के अभिविन्यास के विकल्प पर निर्भर होती है, किस पर डिपेंड, कौन सी राशियां डिपेंड करेगी? तो यहां से आप देखेंगे कि बीच का कोण है वो एक सदिश है, इसका जो परिमाण होता है, और दो सदिशों के बीच का जो कोण है वो निर्देशांक अक्षों के विकल्प के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इन दोनों का परिणामी है वो अभिन्यास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इनका परिणामी भी डिपेंड नहीं करेगा, इनके बीच का कोण भी डिपेंड नहीं करेगा। तो यही ऑप्शन क्या रह गया, बी ऑप्शन हमारे पास में रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, किसी रॉकेट प्रक्षेपण स्थल की 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है। कोई रॉकेट है, वो 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर, कार में बैठा चालक रॉकेट को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता हुआ देखता है, तो किसी स्थिर प्रक्षेपक के द्वारा देखी गई रॉकेट की ऊर्ध्वाधर गति लगभग होगी। देखेंगे आप इसको, समझेंगे कि रॉकेट है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही है। रॉकेट किधर जा रही है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये है 6 मीटर प्रति सेकंड। कार इधर जा रही है क्षैतिज तल पर 10 मीटर प्रति सेकंड। एक प्रेक्षक यहां पर खड़ा है, तो उसको इसकी चाल कितनी नजर आएगी, इन दोनों का परिणामी। तो ये हो जाएगा, दोनों का हम क्या कर दें, 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट, तो 6 का स्क्वायर तो हो गया 36 प्लस 100, ये आ गया हमारे पास में अंडरूट 136, इसका आंसर आ गया। ये लगभग कितना आ गया, लगभग आ गया 11 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। तो विद्यार्थी, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने नीट और IIT मेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए, जल्द ही हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।